नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, हमने जैसे इससे पहले टॉपिक में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, राजस्थान की 1857 की क्रांति। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान की 1857 की क्रांति के अन्य कारण क्या रहे उसको एक बार पढ़ते हैं। राजस्थान की 1857 की क्रांति। साथियों, राजस्थान के 1857 के क्रांति की अगर बात की जाए तो मैं बता चुका हूं, जैसे क्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो बदलाव या परिवर्तन था, नवाचार था। ठीक है, इसके क्या कारण रहे राजस्थान में, तो हमने जैसे सबसे पहले कारण पढ़ा था कि जनता के बीच में असंतोष की भावनाएं फैल गई थी। तो जनता में असंतोष था, किसको लेकर था, तो याद रखना अंग्रेजों को लेकर। ठीक है, जनता में असंतोष के कारण क्या रहे, तो कुछ सामाजिक कारण रहे। सामाजिक कारण जैसे, ठीक है, आपके सती प्रथा, इस पे रोक लगा दी गई थी। इसके साथ साथ डाकन प्रथा पे रोक लगा दी गई थी। इसके साथ साथ कन्या वध पे रोक लगा दी गई थी। भ्रूण हत्या पे रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा और क्या कारण रहे जनता के बीच में असंतोष के, तो जैसे, ठीक है, ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार चालू हो गया। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चालू हो गया। तो ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार चालू हो गया। ठीक है, ये मुख्य कारण रहा। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा का विकास चालू हो गया। तो ये जनता के बीच में असंतोष के कुछ कारण थे अंग्रेजों के प्रति। इसके कारण, ठीक है, 1857 की क्रांति हुई। अन्य और कारण क्या थे जैसे, तो अन्य कारण की अगर बात की जाए तो हमने जैसे एक कारण पढ़ा और कारण का नाम था सहायक संधियां। सहायक संधियां, और सहायक संधियों की अगर बात की जाए तो याद रखना 1798 में हुई थी। ठीक है, किसके काल में हुई थी, तो विलियम बेंटिक के काल में हुई थी। सॉरी, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुई। पहली रियासत कौन थी भारत की, तो याद रखना हैदराबाद थी। हैदराबाद के निजाम के द्वारा पहली बार ये संधि की गई थी। ठीक है, राजस्थान में पूछ ली जाए कि राजस्थान में पहली रियासत कौन सी थी, तो भरतपुर थी। और भरतपुर की अगर बात की जाए तो मैंने बता दिया था आपको कि 1803 में भरतपुर रियासत के द्वारा संधि की गई थी। ठीक है, सेकेंड रियासत अलवर थी। अलवर ने भी 1803 में संधि करी। बस इतना सा अंतर है कि भरतपुर ने जो की वो 29 सितंबर को की, जबकि अलवर ने की 14 नवंबर को। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भरतपुर की ओर से संधि करने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना रंजीत सिंह। जबकि अलवर की ओर से संधि करने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना बख्तावर सिंह। ठीक है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि भरतपुर रियासत ने यदि बात की संधि को तोड़ दिया था यशवंत राव होलकर को शरण देके। ठीक है, पुनः 1805 में संधि की गई थी। जबकि अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर पहली ऐसी रियासत थी जिसने रक्षात्मक या फिर आक्रामक संधि की। तो पहली ऐसी रियासत जिसने रक्षात्मक आक्रामक संधि की वो कौन सी थी, अलवर थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसके अलावा जयपुर रियासत ने भी संधि की थी 1803 में ही। ठीक है, जोधपुर ने भी की थी 1803 में ही, किंतु मैंने बताया था, ठीक है, कि बार्लो के आने पर जयपुर रियासत की संधि समाप्त कर दी जाती है, जबकि मान सिंह के द्वारा जोधपुर रियासत की संधि समाप्त कर दी जाती है। बाद में एक रियासत और होती है धौलपुर, और धौलपुर रियासत भी संधि करती है। धौलपुर की ओर से संधि करने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना कीर्ति सिंह या कीरत सिंह। कीर्ति सिंह या फिर कीरत सिंह था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो कुल मिला के, ठीक है, राजस्थान में सहायक संधि करने वाली रियासतें तीन ही थी। एक भरतपुर थी, एक अलवर थी, और एक कौन सी थी, धौलपुर थी। ठीक है, की तो 5 रियासतों ने संधि, लेकिन
एंड तक जाते जाते 3 रियासतों की संधि रहती है। जयपुर और जोधपुर रियासत जो है इनकी संधियां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सहायक संधियां करने का देशी रियासतों का कारण क्या था, तो मराठों का प्रवेश, मराठों के द्वारा परेशान किया जा रहा था, और ये पूरी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, किस प्रकार परेशान किया जा रहा था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसी प्रकार एक आपके आती है अधीनस्थ संधियां, अधीनस्थ, आश्रित, या फिर इसे ही पार्थक्य संधि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा खास विशेषता क्या रही, ये 1818 की संध्या कहलाई। ठीक है, ये 1818 की संध्या कहलाई। ठीक है, अच्छा संधि करने वाला व्यक्ति कौन था, तो 1818 में संध्या की गई। संधि करने वाला जो गवर्नर जनरल था जिसने चालू की थी, कौन था, तो याद रखना क्या नाम था, तो लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में चालू हुई पहला। ठीक है, राजस्थान में किसने की, तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में ठीक है करने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना राजस्थान में करने वाले व्यक्ति का नाम था मेटकॉफ। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि भाई राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र की 3 रियासतें, एक है डूंगरपुर, एक आपके है बांसवाड़ा, और एक आपके है प्रतापगढ़। बोले इन 3 रियासतों से संधि किसने करी, तो याद रखना मेलकम। किसके द्वारा की गई, मेलकम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब जैसे सहायक संधि की अगर बात की जाए तो सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सहायक संधियों का मुख्य उद्देश्य था ठीक है कि अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में, राजनीतिक परिधि में देशी रियासतों को लाना। रियासतों को लाना, ये मुख्य उद्देश्य किसका था, तो ये तो मुख्य उद्देश्य था आपके सहायक संधियों का। लेकिन आपसे पूछ ले अधीनस्थ या फिर पार्थक्य या आश्रित जो संधियां हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका देखो मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, पहला राजाओं को संरक्षण देना, राजाओं को संरक्षण देना। अब राजाओं को संरक्षण दिया जाएगा तो क्या होगा, तो जो मराठे और पिंडाजी परेशान कर रहे थे, जो अतिक्रमण कर रहे थे, इनके अतिक्रमण को रोकना। और इनके अतिक्रमण को रोकने के बाद क्या होगा, तो इनका अतिक्रमण को रोकने के बाद ये होगा कि जो लूटपाट ये कर रहे थे, जो धन ये वसूल रहे थे, जो संसाधन ये वसूल रहे थे, उस संसाधनों का ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में लेना, यूज में लेना। साथ ही ठीक है अपने व्यापार को बढ़ाना, वाणिज्य को बढ़ाना, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा, तो इसके अलावा ठीक है सीधा सीधा एक कारण हो सकता है ठीक है कि भाई देशी रियासतों को अंग्रेजों की अधीनता में लाना, अंग्रेजों की अधीनता में लाना। इन्हीं सभी कारणों से संधियां हुई। ठीक है, अब राजस्थान में पूछ ली जाए कि राजस्थान में सबसे पहली रियासत कौन सी थी जिसने 1818 की संधियां की, देखो 3 रियासतें तो जिसने 1818 की संधियां नहीं की, जिन्होंने सिर्फ सहायक संधियां की थी वो कौन कौन सी थी, तो आपको याद रखना है भरतपुर, अलवर और धौलपुर। जयपुर और जोधपुर ने की थी लेकिन वो समाप्त हो गई। 3 रियासतों ने 1818 की संधियां नहीं की, बाकी राजस्थान की अन्य रियासतों ने 1818 की संधियां की। ठीक है, अब इसमें से पहली रियासत कौन सी थी, तो आपको याद रखना है करौली थी। ठीक है, करौली के हरबख्शपाल, हरबख्शपाल के द्वारा की गई थी, 1817 में की गई थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है आपकी एक रियासत आती है, उसका नाम है आपके टोक। टोक रियासत के द्वारा भी 1817 में की गई थी, अमीर खां पिंडारी के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार फिर आती है आपके कोटा। ठीक है, और कोटा रियासत ने भी 1817 में की थी। ठीक है, तो कोटा रियासत ने भी 1817 में की थी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अंतिम रियासत कौन सी थी, तो अंतिम रियासत ठीक है सिरोही थी। ठीक है, जिसने 1818 की संध्या की। बोला कब की, तो याद रखना 11 सितंबर 1823 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई, तो शिव सिंह के द्वारा की गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये कुछ हमने पढ़े थे, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम अध्ययन कर चुके हैं, किंतु आज हम ठीक है इन रियासतों को एक साथ देख लेते हैं
कि सारी रियासतों में से जो संधियां की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, और साथ ही यहां देख लेते हम कि 1857 की क्रांति में राजा कौन थे, और यहीं पर देख लेते हैं कि एकीकरण के समय राजा कौन थे इन रियासतों के। तो सारा एक साथ देख लेते हैं एक बार, है ना। आ जाओ देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1818 की संधियां, या फिर हम तो ये देख लेते हैं, ठीक है, संधियां किसके द्वारा की गई थी, देशी रियासतों में संधियां। और संधियों के बाद देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में शासक कौन थे, और यही देख लेते हैं कि एकीकरण के समय शासक कौन थे, एकीकरण के समय शासक कौन थे। देखो, सबसे पहले बात की जाए तो याद रखना भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत की अगर बात की जाए तो भरतपुर रियासत का शासक, ठीक है, संधि करने वाला शासक कौन था, तो पढ़ चुके हम, रंजीत सिंह था। कौन था, तो रंजीत सिंह था। जबकि 1857 की क्रांति में यहाँ का शासक कौन था, ठीक है, तो याद रखना यहाँ का शासक था जसवंत सिंह, ठीक है। जबकि एकीकरण में ब्रिजेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह यहाँ का शासक था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कि भरतपुर की अगर बात की जाए तो संधि में जब संधि की गई थी, अब जैसे भरतपुर से तो सहायक संधियां की गई थी, 1818 की नहीं की गई थी, तो याद रखना। ठीक है, संधियों में अगर बात करें शासक रंजीत सिंह था, क्रांति में जसवंत सिंह था, जबकि एकीकरण में विजेंद्र सिंह था। इसी प्रकार अलवर की देख लेते हैं, तो अलवर में शासक कौन था, ठीक है, तो याद रखना बख्तावर सिंह, ठीक है। विनय सिंह क्रांति के समय शासक था, और तेज सिंह एकीकरण के समय शासक था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि विनय सिंह और तेज सिंह। तो बख्तावर सिंह संधियों के समय शासक रहा, विनय सिंह 1857 के क्रांति के समय, जबकि एकीकरण के समय तेज सिंह रहा। अच्छा, इसी प्रकार धौलपुर में देख लेते हैं एक बार, धौलपुर में, ठीक है, संधि करता रहता तो कीर्ति सिंह या कीरत सिंह था, जबकि 1857 के क्रांति में भगवंत सिंह था। एकीकरण में उदय भान सिंह था, एकीकरण में उदय भान सिंह था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, इसी प्रकार, ठीक है, आपके करौली की बात की जाए तो हरबख्शपाल सिंह, हरबख्शपाल सिंह ने संधि की थी। 1857 में बात की जाए तो मदन पाल, और एकीकरण में गणेश पाल वासुदेव, गणेश पाल वासुदेव। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, गणेश पाल वासुदेव। करौली के बाद आ जाओ कोटा, कोटा का शासक था उमेद सिंह, संधि करता रहता। अगर बात की जाए आपके 1857 की क्रांति में कौन था शासक, तो याद रखना इस समय राम सिंह था। और ठीक है, यही बात कर ली जाए कि एकीकरण में कौन था शासक यहाँ का, ठीक है, तो याद रखना यहाँ का शासक था आपके भीम सिंह, ठीक है, यहाँ का शासक कौन था, भीम सिंह। तो कोटा में उमेद सिंह, राम सिंह और भीम सिंह, जबकि करौली में हरबख्श पाल, मदन पाल और गणेश पाल वासुदेव। इधर अगर बात की जाए धौलपुर में, तो धौलपुर में याद रखना कीर्ति सिंह, भगवंत सिंह और उदयभान सिंह, जबकि आपके अलवर में बख्तावर सिंह, विनय सिंह, तेज सिंह, भरतपुर में रंजीत सिंह, जसवंत सिंह और ब्रजेंद्र सिंह था। आज इसी प्रकार टोक की देख लेते हैं एक बार, टोक में संधि करता धरता कौन था, तो याद रखना
अमीर खान पिंडारी, तो अमीर खान पिंडारी, ठीक है। इसी प्रकार 1857 की क्रांति में वजीर उद्दौला, वजीर उद्दौला, जबकि अजीज उद्दौला एकीकरण के समय था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो टोक की अगर बात की जाए तो अमीर खान पिंडारी था, 1857 की क्रांति में वजीर उद्दौला था, जबकि एकीकरण में अगर बात की जाए तो याद रखना अजीज उद्दौला हुआ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। बात की जाए आपके जयपुर की, तो जयपुर का शासक कौन था, तो याद रखना संधि करता धरता तो था जगत सिंह सेकंड, जबकि 1857 की क्रांति में राम सिंह था, ये भी सेकंड, और एकीकरण में मान सिंह था और ये भी सेकंड, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो संधि जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई, राम सिंह सेकंड के द्वारा, ठीक है, 1857 की क्रांति में योगदान दिया गया था, जबकि मान सिंह सेकंड की अगर बात की जाए तो याद रखना इनके द्वारा, ठीक है, एकीकरण के पत्र पर या विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए गए थे। इसी प्रकार उदयपुर की अगर बात की जाए आपके उदयपुर में, ठीक है, संधि करता धरता कौन था, तो भीम सिंह, ठीक है। स्वरूप सिंह जो है 1857 के क्रांति में शासक थे, ठीक है, जबकि भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह जो है वो एकीकरण के समय शासक थे, और यही, ठीक है, अंतिम और प्रथम और एकमात्र, ठीक है, महाराज प्रमुख भी बने। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भूपाल सिंह के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो बीकानेर रियासत, बीकानेर में जो शासक थे, ठीक है, तो याद रखना संधि तो सूरत सिंह के द्वारा की गई, जबकि 1857 की क्रांति में शासक सरदार सिंह था, और इसी के साथ साथ याद रखना, ठीक है, शार्दुल सिंह जो है वो एकीकरण के समय शासक थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार आ जाओ आपके मारवाड़ जोधपुर, मारवाड़ मतलब जोधपुर, जोधपुर से अगर बात की जाए 1818 की संधि करने वाला व्यक्ति मान सिंह था, जबकि तख्त सिंह आपके 1857 की क्रांति में शासक था, और हनुमंत सिंह एकीकरण के समय शासक था, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, कि मारवाड़ में मान सिंह, 1857 में तख्त सिंह, और हनुमंत सिंह एकीकरण के समय शासक था। आ जाओ इसी प्रकार एक रियासत है बूंदी, बूंदी में संधि करने वाले शासक का नाम क्या है, याद रखना विष्णु सिंह, जबकि 1857 की क्रांति में शासक राम सिंह रहे। अब देखो जयपुर में भी राम सिंह थे, बूंदी में भी राम सिंह थे, और कोटा में भी राम सिंह थे 1857 की क्रांति में, लेकिन तीनों शासक अलग अलग थे, तीनों शासक अलग अलग थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और एकीकरण के समय अगर बात की जाए तो बूंदी का शासक बहादुर सिंह था, बूंदी का बहादुर सिंह। आज जो इसी प्रकार प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में संधि करने वाला सामंत सिंह था, 1857 की क्रांति में दलपत सिंह था, जबकि याद रखना आपके कि एकीकरण में शासक राम सिंह था। अब ये राम सिंह अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो जयपुर में जगत सिंह सेकंड ने संधि की थी 1818 की, 1857 में राम सिंह सेकंड था, और एकीकरण में मान सिंह सेकंड,
उदयपुर में भीम सिंह, स्वरूप सिंह और भोपाल सिंह। बीकानेर में सूरत सिंह, सरदार सिंह और सारुल सिंह। जोधपुर मारवाड़ में मान सिंह, तख्त सिंह और हनुमंत सिंह। बूंदी में विष्णु सिंह, राम सिंह और बहादुर सिंह। और प्रतापगढ़ में सामंत सिंह, दलपत सिंह और राम सिंह। इसी प्रकार आ जाओ आपके डूंगरपुर। हम्म, देखो डूंगरपुर में 1857 की क्रांति के समय जसवंत सिंह, ठीक है। इसके अलावा क्रांति के समय उदय सिंह, जबकि एकीकरण के समय लक्ष्मण सिंह थे। एकीकरण के समय लक्ष्मण सिंह थे। तो डूंगरपुर में आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। जसवंत सिंह, उदय सिंह और लक्ष्मण सिंह। मतलब जसवंत सिंह जो है वो 1818 की संधि के समय थे, उदय सिंह जो है क्रांति के समय थे, और एकीकरण के समय लक्ष्मण सिंह थे। जो इसी प्रकार बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में उमेद सिंह, उमेद सिंह ने बांसवाड़ा में, ठीक है, अपने 1818 की संधिया की थी, ठीक है। तो याद रखना ये उमेद सिंह अलग है और कोटा का उमेद सिंह अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आ जाओ इधर, लक्ष्मण सिंह थे क्रांति में, जबकि चंद्रवीर सिंह एकीकरण के समय थे। और यह वही चंद्रवीर सिंह है जिन्होंने ये कहा था कि मैं एकीकरण पे विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मृत्यु पत्र पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ऐसा कथन कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याकना बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे। इसी प्रकार आज झालावाड़, झालावाड़ की अगर बात की जाए तो याद रखना शासक मदन सिंह, मदन सिंह झाला। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सबसे नवीनतम और अंतिम रियासत थी झालावाड़ 1838 में। आपके अगर बात की 1857 की क्रांति में पृथ्वी सिंह थे, जबकि एकीकरण में हरिश्चंद्र थे। एकीकरण में हरिश्चंद्र थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक आपकी रियासत है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर में मूल राज के द्वारा 1818 की संध्या की गई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति में रंजीत सिंह थे, जबकि एकीकरण के समय जवाहर सिंह थे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एकीकरण के समय जवाहर सिंह थे, ठीक है। एक आपके है रियासत किशनगढ़, तो किशनगढ़ रियासत की अगर बात की जाए तो कल्याण सिंह ने दिए विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और आपके इसमें 1857 के क्रांति के समय विलय सिंह थे, सॉरी, कल्याण सिंह ने 1818 की संधि पे हस्ताक्षर किए और पृथ्वी सिंह 1857 की क्रांति के समय थे, ठीक है। और जबकि सुमेर सिंह जो है वो आपके, याद रख लेना, एकीकरण के समय हस्ताक्षर किए थे किशनगढ़ की रियासत की ओर से। एक आपके बस्ती है शाहपुरा। तो देखो शाहपुरा का ये तो छोड़ दो, ठीक है, कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई शाहपुरा में कौन शासक थे, तो किसी को नहीं पता। देखो तुम्हें पता पड़े तो हमें बता देना, ठीक है। आ जाओ, आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति में कौन था? तो लक्ष्मण सिंह। जबकि एकीकरण के समय सुदर्शन देव थे। एकीकरण के समय कौन थे? सुदर्शन देव थे। एक बार देखते हैं, एक बार हो गई क्या रियासत है सारी। देखो एक, एक दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक रियासत बच गई, सिरोही। आ जाओ, सिरोही की अगर बात की जाए तो सिरोही में 1857 की क्रांति में, सॉरी 1818 की संध्या में शिव सिंह थे, और क्रांति में भी शिव सिंह ही थे। जबकि ठीक है, एकीकरण में अभय सिंह थे, एकीकरण में अभय सिंह थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। टोटल हो गई कितनी रियासतें, 19। और सिरोही ने सबसे लास्ट में की थी संधि, कब की थी तो याद रखना 11 सितंबर 1823 में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 3 ठिकाने भी थे एकीकरण के समय, तो ये भी याद रख लो। ठीक है, एक ठिकाना है आपके निमराना, ठीक है, इसके ठिकानेदार थे राजेंद्र सिंह, जो कि मैं खुद मेरे नाम से याद रख लेना। ठीक है, राजेंद्र सिंह निमराना की। ठीक है, एक आपके कुशलगढ़ था, और कुशलगढ़ के थे आपके हरेंद्र सिंह, कुशलगढ़ के थे आपके हरेंद्र सिंह ठिकानेदार। और एक आपके है लावा, बंश प्रदीप, बंश प्रदीप सिंह जो है वो आपके लावा ठिकाने के ठिकानेदार थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ये एकीकरण के समय की बता रहा हूँ। ठीक है, तो एकीकरण के समय नीमराना के राजेंद्र सिंह थे, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह थे, जबकि लावा के तो बंश प्रदीप सिंह थे। कौन थे? बंश प्रदीप सिंह थे। तो ये एक साथ याद कर लो। ठीक है, एक साथ मिलता नहीं है इतना। ठीक है, तो एक साथ याद कर लो, मैंने एक साथ बता दिया आप लोगों को। ठीक है, लिख लेना एक बार, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। भरतपुर की अगर बात की जाए तो भरतपुर के रंजीत सिंह, जसवंत सिंह और ब्रजेंद्र सिंह थे। अलवर के बख्तावर सिंह, विनय सिंह और तेज सिंह थे। धौलपुर में कीर्ति सिंह, भगवत सिंह और उदयभान सिंह थे। करौली में हरबख्श पाल सिंह, मदन पाल और गणेश पाल वासुदेव। कोटा में उमेद सिंह, राम सिंह और भीम सिंह। याद रखना, देखो ठीक है, सबसे पहले संधि किसने की थी? करौली ने। किंतु पूर्ण संधि करने वाली पहली 1818 में, 1818 की पूर्ण संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो आपको याद रखना है कोटा। ठीक है, कोटा ने पूर्ण संधियां की थी। तो पूर्णता संधि करने वाली, पूर्णता संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? वैसे पहली रियासत करौली थी 1818 की, और अगर आपके सहायक संधियों की पूछी जाए तो भरतपुर थी। लेकिन वहां आपके आ जाए कि रक्षात्मक और ये आक्रामक किसने की थी, तो आपको बताना है अलवर ने की थी। जबकि आपसे पूछ ले कि सबसे पहले करौली ने की, लेकिन आपसे पूछ ले ठीक है पूर्ण संधि करने वाली कौन सी थी, तो कोटा थी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूं मैं पहले भी, और फिर बता रहा हूँ। ठीक है, 1817 में 3 रियासतों ने संधियां की थी। पहली करौली ने की, दूसरी आपके टोक ने की, और तीसरी आपके कोटा ने की। तो कोटा पूर्ण संधि करने वाली रियासत थी। ठीक है, टोक अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो रंजीत सिंह, बख्तावर सिंह, कीर्ति सिंह, हरबख्श पाल, उमेद सिंह और अमीर खां पिंडारी। ठीक है, साथ में 1857 की क्रांति के शासक भी याद रख लेना। तो देखो, भरतपुर में रंजीत सिंह, जसवंत सिंह और ब्रजेंद्र सिंह थे एकीकरण में इनमें, और अलवर में बख्तावर सिंह, विनय सिंह और तेज सिंह थे। जबकि धौलपुर में कीर्ति सिंह, भगवंत सिंह और उदयभान सिंह। करौली में हरबख्श पाल, मदन पाल और गणेश पाल वासुदेव। कोटा में उमेद सिंह, राम सिंह और भीम सिंह। टोक में अमीर खां पिंडारी, ठीक है, वजीरुद्दौला और अजीज उद्दौला। इसी प्रकार जयपुर में जगत सिंह, राम सिंह और मान सिंह। उदयपुर में भीम सिंह, स्वरूप सिंह और भूपाल सिंह। बीकानेर में सूरज सिंह, सरदार सिंह और शार्दुल सिंह। मारवाड़ जोधपुर में मान सिंह, तख्त सिंह और हनुमंत सिंह। बूंदी में विष्णु सिंह, राम सिंह और बहादुर सिंह। प्रतापगढ़ में सामंत सिंह, दलपत सिंह और राम सिंह थे। देखो इसी प्रकार डूंगरपुर में, ठीक है, जसवंत सिंह, उदय सिंह और लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा में उमेद सिंह, लक्ष्मण सिंह और चंद्रवीर सिंह। झालावाड़ में मदन सिंह, पृथ्वी सिंह और आपके हरिश्चंद्र। जैसलमेर में मूलराज, रंजीत सिंह और जवाहर सिंह। किशनगढ़ में कल्याण सिंह, पृथ्वी सिंह और सुमेर सिंह। ठीक है, शाहपुरा में हमें यहाँ का तो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये बता देते हैं कि 1857 में लक्ष्मण सिंह थे। और एकीकरण का बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना सुदर्शन देव। इसी प्रकार सिरोही में शिव सिंह और अभय सिंह थे। 3 ठिकाने हैं, ठीक है, तो नीमराना, राजेंद्र सिंह। ठीक है, आपके कुशलगढ़ में अगर बात की जाए तो हरेंद्र सिंह, और लावा में अगर बात की जाए तो वंश प्रदीप सिंह। ठीक है, ये ठिकानेदार थे। ये क्या थे? ठिकानेदार।
यहीं पे दो चार चीजें मैं आपको बता देता हूं, उसको यहीं याद कर लो। ठीक है, देखो मराठा जो थे, मराठों ने कौन कौन सी रियासतों में प्रवेश नहीं किया, या कौन कौन सी रियासतों से, ठीक है, चोट नहीं वसूला, कर नहीं वसूला, कौन सी रियासतों में लूटपाट नहीं की। दो रियासतें हैं, एक रियासत है आपके जैसलमेर, ठीक है, और एक रियासत जो है आपके, वो आपके है बीकानेर। ये यही याद कर लो। ठीक है, एक आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में टाटा टोपे कौन सी रियासत में नहीं गए थे, तो आपको याद रखना है जैसलमेर में। कौन सी रियासत में नहीं गए थे, जैसलमेर में नहीं गए थे, बाकी सारी रियासतों में घूमे, सिर्फ जैसलमेर को छोड़ के। एक यहीं पे याद कर लो आप, ठीक है, कि अंग्रेजों के द्वारा कौन सी रियासत से खिराज नहीं वसूला जाता था, खिराज नहीं वसूला जाता था। मैंने बताया था आप लोगों को कि अमीर खां पिंडारी, मतलब पिंडारी और मराठे राजाओं को परेशान कर रहे थे, उनसे कर वसूल रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, अतिक्रमण कर रहे थे संसाधनों का, ठीक है, यूज, ठीक है। अंग्रेज ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में हो, इसलिए ठीक है इन्होंने खिराज वसूलना स्टार्ट किया। ठीक है कि भाई हम आपका संरक्षण करेंगे, आपको ठीक है बचाएंगे, सब कुछ करेंगे, किंतु एक शर्त है। बोला शर्त क्या है, बोला इसके बदले में आपको खिराज देना पड़ेगा। बोला खिराज का मुख्य आधार क्या होगा, तो चौथ होगा, कि जितनी चौथ मराठा लेते थे उतना आप हमको खिराज दे देना, मतलब ठीक है राजस्व का लगभग 25% या 1/4 भाग। ठीक है, किंतु कुछ रियासतें ऐसी रियासतें थी जिन्होंने खिराज नहीं दिया, जैसे अलवर। अलवर संधि करने वाली पहली रियासत थी, तो ये खिराज नहीं देती थी, खिराज से मुक्त रखा गया अलवर को। ठीक है, अभी चौथ के आधार पे खिराज लेते थे, लेकिन जैसलमेर बीकानेर से कभी, ठीक है, मराठों ने चौथ वसूला ही नहीं, तो इनसे खिराज कैसे लेंगे। तो याद रखना जैसलमेर और बीकानेर, इन दो रियासतों से भी खिराज नहीं लिया जाता था। जबकि करौली ऐसी रियासत थी जो कि मराठों को चौथ देती थी, मराठों को खिराज देती थी। ठीक है, इसलिए करौली को भी छोड़ दिया गया। और इसके अलावा एक रियासत थी आपके किशनगढ़। एक रियासत कौन सी थी, किशनगढ़। तो याद रखना किशनगढ़, करौली, किशनगढ़, करौली, अलवर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 5 ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेज जिनसे खिराज नहीं वसूलते थे, जिनसे खिराज नहीं वसूलते थे। तो कितनी रियासतें थी, 5 रियासतें थी। ठीक है, फिर बता रहा हूं, जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, किशनगढ़ और करौली। करौली से इसलिए नहीं वसूलते थे क्योंकि करौली जो है वो खुद, ठीक है, मराठों को देते थे कर। इसके अलावा अलवर पहली ऐसी रियासत थी जिसने आक्रामक और रक्षात्मक सहायक संधियां की थी राजस्थान से, इसलिए उसको मुक्त कर दिया गया खिराज से। ठीक है, जैसलमेर बीकानेर में जब मराठों ने ही नहीं वसूला, तो यहाँ पे खिराज का मुख्य आधार चौथ था। जब इनसे चौथ वसूला ही नहीं गया तो इससे लेंगे कैसे, इसलिए जैसलमेर और बीकानेर भी, ठीक है, इससे मुक्त थी, ये खिराज नहीं देती थी। और एक रियासत और याद कर लो साथ में, किशनगढ़। ठीक है, तो 5 ऐसी रियासतें हैं जो खिराज नहीं देती थी अंग्रेजों को 1818 की संधियों के बदले में। ठीक है, जबकि 3 ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने 1818 की संधियां नहीं की है। बोला 3 रियासतें कौन सी, तो भरतपुर, अलवर और धौलपुर। बोला हम तो सहायक संधियों की ही शर्तों को मानेंगे, हम 1818 की संधियां नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, और इसके अलावा ये याद रखना मराठों ने किन से नहीं वसूला, तो जैसलमेर और बीकानेर में कभी प्रवेश ही नहीं करे, तो ना तो यहाँ लूटमार करी ना कुछ और किया। ठीक है, जबकि टाटा टोपे से एकमात्र रियासत में आए थे, वो नहीं गए थे। बोला कौन सी रियासत थी, जैसलमेर। कौन सी रियासत थी, जैसलमेर थी। अजो दोस्तों, तो ये तो था हमारे, एक साथ बता दिया मैंने, क्योंकि कई बार क्या है कि बच्चे राजाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, शासक में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक साथ बता दिया आप लोगों को कि एकीकरण के समय कौन थे, 1857 की क्रांति में कौन थे, और इसके साथ ही मैंने आपको एक साथ बता दिया, ठीक है, कि संधियों में शासक कौन थे। आ जाओ, एक जो कारण रहा वो रहा डलहौजी की नीतियां।
डलहौजी की नीतियां। अब डलहौजी की कौन कौन सी नीतियां थी भाई? देखो, डलहौजी की एक नीति थी हड़प नीति। इसे ही राज्य विलय की नीति के नाम से भी जाना जाता था, राज्य विलय की नीति। और इसे ही गोद निषेध प्रथा, प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। ये कुछ नीतियां थी डलहौजी की जो हड़प नीतियां कहलाती थी। डलहौजी 1948 में अगर बात की जाए गवर्नर जनरल बन के आए, और 1948 में ही जब ये गवर्नर जनरल बन के आए तो इन्होंने अपनी नीतियां लागू करी। ठीक है, जो डलहौजी की नीतियां कहलाई, और इसमें हड़प नीति सबसे महत्वपूर्ण है। डलहौजी की नीतियों के तहत भारत में अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहले जिस रियासत को हड़पा गया था वो रियासत कौन सी थी? तो आपको बताना है सतारा। कौन सी रियासत थी? सतारा थी, डलहौजी के द्वारा। ठीक है, सतारा के बाद पूछे तो आपको बताना नागपुर थी। नागपुर के बाद पूछे तो आपको बताना है झांसी। झांसी के बाद बरार, अवध और कर्नाटक। अवध और कर्नाटक। भारत में इन रियासतों को सबसे पहले हड़पा गया। 1948 में तो सतारा को हड़पा गया, लगभग 53 में नागपुर को, और 54 में झांसी को हड़पा गया। अब ये 1857 की क्रांति के कारण बने सारे के सारे। ठीक है, तो याद रखना, भारत में अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहले सतारा को हड़पा गया, फिर उसके बाद नागपुर, फिर झांसी, बरार, अवध, और फिर उसके बाद कर्नाटक। अब इसमें से महत्वपूर्ण दो तो याद रख लेना। आपसे कई बार ऐसा होता है कि आजकल देखो पेपर इस टाइप के बन रहे हैं, खासकर आरपीएससी के। तो ठीक है कि आरपीएससी के जो मेंबर्स पेपर बना रहे हैं, मेंबर्स क्या मतलब जो भी पेपर सेटर है जो पेपर बना रहे हैं आरपीएससी के, वो खुद भी उसका जवाब नहीं जानते। वो खुद भी उसका जवाब नहीं जानते हैं, वास्तविकता बता रहा हूं ये। जैसे अभी आरपीएससी के अध्यक्ष साहू के द्वारा ये कह दिया गया, ठीक है, कि मूल किताबों को पढ़ो। अब इनसे पूछो, ठीक है, कि मूल किताबें कितनी आपको पता है? और अगर ऐसे मूल किताबें पढ़ के एग्जाम देना है तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि एक बार पेपर हम बनाते हैं और तुम एग्जाम दो। हम तो फिर 40% लाने में कामयाब नाकामयाब हो पा रहे हैं, हम 10% ना लाने दें, ये गारंटी दें। तो देखो सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है, इधर जो है अधीनस्थ बोर्ड तो 90% से कम पे नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है कि तुम देखो कितने क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं। और इधर जो है आरपीएससी 40% नहीं लाने दे रही है। अब जो मीडियम स्टूडेंट होता है ना वो लाई बीच में फंसा हुआ है। मान लो जिसका दिमाग तेज चलता है वो तो लाई 90% ले आएगा उधर, और अधीनस्थ बोर्ड में लग जाएगा। इधर ये 40% वैसे ही नहीं लाने दे रही है। अब जिसका मान लो दिमाग पूरा तेज ना चलता हो, जाहिर सी बात है, ठीक है, कि मेरे चैनल से मान लो 10 लाख लोग पढ़ रहे हैं तो 10 लाख लोग तो नौकरी लगेंगे नहीं। नौकरी तो वही हजारों में लगेगी जितनी पोस्ट आ रही है। ठीक है, और वो भी क्या पता मेरे चैनल से लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं पढ़ा सकता हूं, अब मेरे पढ़ाए हुए में से अगर उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए तो अच्छी बात है, आप पढ़ के गए वो आपके आ गया वो अच्छी बात है। अब मान लो आप पढ़ के गए और वहां नहीं आया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि आपको इनसे बाहर, मूल किताबों से बाहर ना जाए, क्योंकि हम भी मूल किताबें पढ़ के ही पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब वो तो एक मैंने थोड़ा सा एक जोक देखा था कि एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ स्थित है। तो एक तो ये पूछ रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इतना इजी क्वेश्चंस, और एक जना पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जो आश्रम था साबरमती आश्रम, उसमें रसोईया कौन था। अब इनको रसोईया कहाँ से बताए कि रसोई जो खाना बनाने वाला किचन का जो व्यक्ति था वो कौन था। हो सकता है आने वाले समय में ये भी पूछ लिया जाए आरपीएससी के द्वारा कि बाबर जो जूता पहनता था उसका नाप क्या था। पूछा जा सकता है, क्योंकि आरपीएससी तो
मूल किताबें पढ़ने के लिए बोल रही है। अब क्या पता कौन सी किताबों में ये लिख के आया है, ठीक है, जो वो हमसे क्वेश्चंस पूछ रही है। हो सकता है, ठीक है, और आरपीएससी हो सकता है कुछ ठान बैठी हो, ठीक है, कि ऑनलाइन पढ़ाने वालों की हालत खराब करके रखनी है, मैं तो बोल रहा हूँ वैसे ही कर दो, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाने वालों की थोड़ी हालत खराब हो रही है, हालत खराब हो रही है बच्चों की, उनके भविष्य की। एक साल बिगाड़ के रख दिया। अब आप ये सोचो कि फर्स्ट ग्रेड के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में सिर्फ 6 बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ 6। आरपीएससी ने सारे संसाधनों का उपयोग किया, एग्जाम लिया, उस संसाधन का फायदा ना तो बच्चों को हुआ ना आरपीएससी को हुआ। एक दिन सबका बिगाड़ दिया। फोगट में तो हम किसी को 1 मिनट नहीं देते, आरपीएससी ने फोगट में न जाने कितने बच्चों का टाइम बर्बाद कर दिया। इतने सालों से जो तैयारी कर रहे थे, इनको 6 बच्चे मिले फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस में, और कुछ ज्योतिष गणित, ठीक है, यजुर्वेद वेद, ये तो ऐसी पोस्ट है जिसमें विद्यार्थी ही नहीं मिले हैं। मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी खत्म हो चुके हैं, और इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया एक, आरपीएससी ने, कि अब हम ऐसे विद्यार्थियों का चयन करेंगे। इसका मतलब पहले जो विद्यार्थी थे वो ऐसे नहीं थे, पहले जो टीचर बन चुके हैं वो ऐसे नहीं थे, वो भी तो टीचर बने हैं। तो आरपीएससी को सोचना चाहिए। और मैं बोल रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब देके बताओ, अगर आप इतना बोल रहे हो एक बात। अब जैसा भी है, ठीक है, नौकरी तो यही लगाएगी, चाहे आरपीएससी लगाओ चाहे दिनेश बोर्ड लगाओ, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, तो सारा ही पढ़ना है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। हो सकता है आपके सतारा नागपुर ना पूछ के पूछ ले आपसे कि भाई वो हमको तीसरी रियासत बताओ जिसने, ठीक है, डलोजी ने जिस रियासत को हड़पा था वो कौन सी झांसी थी। तो ये ध्यान रखना, 2-3 का तो क्रम याद रख लेना, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि रीट का एग्जाम कब हुआ, ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आरपीएससी कुछ भी कर सकती है। अब आज इसी प्रकार हड़प नीति के बाद आते हैं, ठीक है, कि राजस्थान में अगर बात की जाए, ये तो भारत की हो गई। अब अगर बात की जाए राजस्थान में सबसे पहले, ठीक है, किस क्षेत्र को हड़पा गया, तो क्षेत्र की अगर पूछे किस क्षेत्र को, तो क्षेत्र तो आपको बताना है ब्यावर को हड़पा गया। जबकि रियासत की अगर बात की जाए कि किस रियासत को हड़पा गया, तो याद रखना रियासत करौली को हड़पा गया, किंतु करौली को बाद में माफ भी कर दिया गया, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई और उस बैठक में ये बोल दिया कि ना, करौली को नहीं हड़पा जाएगा, तो करौली को हड़प के वापस माफ कर दिया। तो करौली को कुल मिला के साजिश की गई थी हड़पने की, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में, ठीक है, उसे माफ कर दिया गया, ठीक है। और इसी कारण फिर उसके बाद पहली रियासत जो हड़पी गई थी उसका नाम हो गया उदयपुर। कौन सी रियासत, तो याद रखना उदयपुर रियासत। तो उदयपुर रियासत को हड़पा गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि क्षेत्र पूछे तो ब्यावर, आपसे पूछे रियासत कौन सी थी तो उदयपुर थी, लेकिन कौन सी रियासत को हड़पा गया और बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद उसे माफ कर दिया गया, क्षेत्र को वापस लौटा दिया गया, तो कौन सी रियासत थी, तो आपको बताना है करौली। कौन सी रियासत थी, करौली रियासत थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो कुल मिला के एक कारण जो रहा वो डलहौजी की हड़प नीति रही, चाहे राज्य विलय की नीति, गोद निषेध प्रथा थी कि भाई मान लो, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति राजा जो है जिसके संतान ने वो गोद लेके वंश आगे नहीं बढ़ाएगा, बोला वो राजा मर गया उसके बाद हमारा अधिकार हो जाएगा, सीधा उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी नीतियां थी जो कि 1857 की क्रांति का कारण बनी। आज इसी प्रकार कुछ साहित्यकार और कवि थे, साहित्यकार या फिर कवि थे जिन लोगों ने जन जागृतियां बढ़ाई और 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध पुस्तकें वीर सतसई, ठीक है, जन जागृति के लिए फेमस है, ठीक है। इसी प्रकार बाकीदास, इनकी भी कई प्रसिद्ध पुस्तकें रही है, ठीक है। एक आपके नागजी चारण,
ये कुछ साहित्यकार रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने जन जागृति बढ़ाई, ठीक है, जिसके कारण 1857 की क्रांतियां हुई, जिसके कारण क्या हुई, 1857 की क्रांतियां हुई। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक आता है आपके तत्कालिक कारण। एक कौन सा कारण आता है, तत्कालिक कारण। देखो तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण सभी लोगों के द्वारा बताया जाता है चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। देखो क्या है बात, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। बात ऐसी है कि तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस कैसे थे, तो चर्बी वाले कारतूस तत्कालिक कारण कैसे रहे, उसको एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। देखो पहले एक बंदूक चलती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, मतलब भारतीय व अंग्रेजी सेना के द्वारा जो बंदूक उपयोग में ली जाती थी गोली चलाने के लिए, जो गन उपयोग में ली जाती थी, उस गन का नाम था ब्राउन बेस। इसके स्थान पे, ठीक है, एक नवीन बंदूक चालू कर दी गई, नवीन गन चालू कर दी गई, ठीक है, जिसे कहा गया एनफील्ड राइफल। अब ये जो एनफील्ड राइफल चालू की गई ना, इस राइफल में ऐसा था कि गोली चलाने के लिए जो कारतूस डाला जाता था उसको मुंह से छीलकर फिर डाला जाता था। पहले मुंह से छीलना पड़ता था उसके आगे के कवर को, और उसके बाद उसमें कारतूस डाल के फिर गोली चलाई जाती थी। अब हुआ ऐसा, ठीक है, कि एक अफवाह फैला दी गई, एक अफवाह फैला दी गई कि भाई बात ऐसी है कि जो ये कारतूस है, ये कारतूस सारे के सारे किससे बन रहे हैं, चर्बी से बन रहे हैं। मतलब उस कारतूस के जो ऊपर का कवर जिसे मुंह से छिलकर फिर बंदूक में डाला जाता था, तो वो जो कारतूस था उसका ऊपर का जो कवर था जिसे मुंह से छिला जा रहा था, वो चर्बी से बन रहा था। किसकी चर्बी का उपयोग लिया जा रहा था, तो ये अफवाह फैला दी गई कि गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग में लिया जा रहा है। बोले इनकी चर्बी से उसे चिकना किया जाता था, ठीक है, उससे कवर बनाया जाता था, बाद में उसी को छीलकर, ठीक है, बंदूक में डाल के गोली चलाई जाती थी। तो ऐसा कुछ चालू कर दिया गया। अब हुआ है ऐसा कि हिंदू लोग जो है वो गाय को पवित्र मानते हैं, और मुस्लिम लोग जो हैं वो सुअर को अपवित्र मानते हैं। ये गाय को पवित्र मानते हैं और ये सुअर को अपवित्र मानते हैं। अब हुआ ऐसा कि एक गाय को पवित्र मान रहा है और एक सुअर को अपवित्र मान रहे हैं। अब दो ही उस समय बड़े बड़े संप्रदाय थे हमारे, हालांकि सिख भी थे, लेकिन सबसे बड़े संप्रदाय में ये दो ही आते हैं, हिंदू और मुस्लिम। कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा इसका विरोध किया गया, भयंकर तरीके से, खतरनाक तरीके से विरोध किया गया। अब ना जाने ये अफवाह थी या क्या था, लेकिन कुछ किताबों में जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उसमें यही लिखा हुआ कि अफवाहें थी, क्योंकि ये पवित्र मानते तो ये गाय के मांस को या मुंह नहीं लगाएंगे, और ये अपवित्र मानते थे ये इसलिए सुअर के मांस को मुंह नहीं लगाएंगे, उसकी चर्बी को मुंह नहीं लगाएंगे। अब हुआ ऐसा कि एक छावनी थी, और छावनी वेस्ट बंगाल में थी, छावनी का नाम था बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी, बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर छावनी थी वेस्ट बंगाल की, और इसमें एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक सैनिक टुकड़ी थी, और इसी सैनिक टुकड़ी का एक क्रांतिकारी वीर था, एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ब्राह्मण था। अब इसने खूब विरोध किया इसका कि भाई कुछ भी हो जाए मैं चर्बी वाले कारतूस का उपयोग नहीं करूंगा, ठीक है, मैं
ये एनफील्ड राइफल जो आपने बंदूक चलाई है, नहीं, मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। बोला मैं तो ब्राउन बेस चला सकता हूँ लेकिन ये नहीं चलाऊंगा। किंतु हुआ ऐसा कि अंग्रेजों ने बहुत जोर दिया मंगल पांडे पे, नहीं चलानी पड़ेगी चलानी पड़ेगी। तो कहते हैं मंगल पांडे ने, ठीक है, दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था डफ और एक का नाम था हडसन, इन दोनों को गोली मार दी, ये घायल हो गए। इन दोनों को गोली मार दी, ये दोनों घायल हो गए, ठीक है। तो कहते हैं इसी के कारण इस मंगल पांडे को रॉबर्ट हुक के द्वारा, अंग्रेजी अधिकारी रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, फांसी की सजा सुना दी गई। किसकी सजा सुना दी गई? फांसी की सजा सुना दी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। कब सुना दी गई? तो याद रखना 8 अप्रैल 1857 को। और 8 अप्रैल नहीं, सुना तो पहले दी गई, लेकिन हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दे दी गई। इसे क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। और यही घटना जो है वो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण रही। यही घटना 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण रही। तो कुल मिला के तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है। अफवाह फैला दी गई कि भाई गाय और सुअर की चर्बी से बनते थे, हिंदू मुस्लिम ने विरोध किया, ठीक है। और क्यों किया गया? तो ब्राउन बेस की जगह कौन सी बंदूक चालू कर दी गई? तो एनफील्ड राइफल चालू कर दी गई थी, ठीक है। इसमें मुंह से छील के कवर हटा के, चर्बी वाला जो कवर था उसे हटा के बंदूक में डाला जाता था कारतूस को, ठीक है। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बैरकपुर छावनी में, ठीक है, मंगल पांडे। इसने 2 लोगों को घायल कर दिया, अधिकारियों को, हडसन और डफ को, ठीक है। इसके एवज में रॉबर्ट हुक के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई और 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी हो गई। और यही 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण रहा। कहते हैं कि यूपी का रहने वाला था, कौन? मंगल पांडे। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, भले फांसी कहीं भी हुई हो, लेकिन जहां का व्यक्ति रहने वाला वहां ज्यादा विरोध होगा, ठीक है। और कहते हैं, ठीक है, यूपी में एक छावनी पड़ती है, इसका नाम है मेरठ। और मेरठ छावनी से ही, ठीक है, 1857 की क्रांति का क्या हुआ? आगाज हुआ। मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ। कब हुआ? तो आपको ये याद रखना है, 10 मई 1857 को। तो ये 10 मई 1857 को क्रांति का जो आगाज हुआ, ये कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इन सभी कारणों को लेकर, हालांकि अन्य कई कारक थे और भी, जैसे कृषक लोग भी असंतोष थे जनता से, अंग्रेजों से, ठीक है, वो भी परेशान थे। व्यापारी वर्ग भी परेशान था, क्योंकि 1717 में दस्तक पास जारी कर दिया गया। अब दस्तक पास जारी कर दिया गया और इसके अलावा 1800 मतलब 13 और 1833 में अन्य अंग्रेज व्यापारी भी भारत में आके व्यापार करने लग गए। वस्तुएं भारतीय व्यापारियों के मुकाबले अंग्रेजी व्यापारियों की वस्तुएं सस्ती हो गई। इस कारण से भारतीय व्यापारियों की कोई वस्तुएं खरीद नहीं रहे थे, यहाँ तक खुद भारतीय भी नहीं खरीद रहे थे। ये सभी कारण 1857 की क्रांति के मुख्य कारण रहे। इसके अलावा, ठीक है, शिक्षक वर्ग भी नाराज था, क्योंकि शिक्षक वर्ग को ऊंचे पदों पर नहीं बिठाया जा रहा था। ऊंचे पद सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए खोल दिए गए। भारतीय शिक्षित वर्ग के लिए कोई ऊंचे पद नहीं थे, बोला उनके अंडर में ही कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा गोरे थे अंग्रेज, अपने आप को भगवान मान रहे थे, बोला हम आप लोगों को जो है मुक्त करवाने आए हैं, आप लोग हमारी सेवा करोगे तो मुक्त होगे। ऐसी कुछ धारणाएं चालू कर दी गई, ठीक है, जो कि अगर बात की जाए 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण रहे, ठीक है। इन सभी कारणों से 1857 की क्रांतियां हुई, लेकिन इनमें ये प्रमुख कारण थे जो मैंने आप लोगों को बताया है। आज देखो, अब 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो उस समय एक बार हम राजस्थान और पूरे भारत का प्रशासन देखते हैं कि 1857 की क्रांति में प्रशासन किस प्रकार से संचालित हो रहा था। देखो, 1857 की क्रांति के समय की अगर बात की जाए तो क्रांति के समय एक बार हम प्रशासन को देखते हैं कि प्रशासन किस प्रकार से था।
देखो, पहला तो ब्रिटेन, और ब्रिटेन में एक तो था पीएम और एक थी ब्रिटेन की महारानी। महारानी कौन थी उस समय? तो विक्टोरिया। जबकि पीएम पार्मिस्टन था। पीएम कौन था? पार्मिस्टन। तो पीएम पार्मिस्टन था, जबकि महारानी कौन थी? विक्टोरिया। इसी महारानी के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी संचालित होती थी। इसी महारानी के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी संचालित होती थी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो भारत का उस समय, भारत का उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। जबकि इसका सेनापति कौन था? तो याद रखना, सेनापति जो था वो कैंपवेल था। कैंपवेल। सेनापति कौन था? कैंपवेल था। गवर्नर जनरल के अंडर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना, कॉल्विन। कौन था? कॉल्विन था। और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का मुख्यालय जो था उस समय, वो आगरा में था। वो कहाँ था? वो आगरा में था। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होता था, और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का मुख्यालय जो था वो कहाँ था? तो आपको याद रखना है, मुख्यालय आगरा में था। देखो, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में प्रशासन को हम देख रहे हैं। प्रशासन में सबसे पहले ब्रिटेन, ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री होता था और एक महारानी होती थी। ठीक है, प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो पॉमस्टन था। जबकि महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। आपसे पूछ ले, इस महारानी के अंडर में कौन सी कंपनी संचालित थी? पूरे भारत में प्रशासन को देख रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, मुख्य या गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जो कि भारत का भी गवर्नर जनरल था। जबकि सेनापति कौन था इसका? तो याद रखना, कैंपवेल था। इसके अंडर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होता था, और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो आपको याद रखना है, कॉल्विन था, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित था? आगरा में स्थित था। याद रखना, इन सभी के नीचे, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। इन सभी के नीचे एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। और उस समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो राजस्थान की अगर बात की जाए, तो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था वो याद रखना, पैट्रिक लॉरेंस था। पैट्रिक लॉरेंस था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, अब ये पैट्रिक लॉरेंस जो है, ये एजेंट टू गवर्नर जनरल था। ये किस एजेंसी का गवर्नर जनरल था? तो याद रखना, राजपुताना एजेंसी का। राजपुताना एजेंसी का गवर्नर जनरल था। कौन सी एजेंसी का? तो आपको याद रखना है, राजपुताना एजेंसी का गवर्नर जनरल था। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसको याद रख लेना। ठीक है, प्रधानमंत्री आपसे पूछे 1857 की क्रांति में कौन था? तो पॉमर्स्टन था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आपसे पूछ ले सेनापति कौन था? तो कैंपवेल था। ठीक है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? कॉल्विन था, जिसका मुख्यालय आगरा था। जबकि उस समय एजीजी कौन था? तो याद रखना, पैट्रिक लॉरेंस था। और पैट्रिक लॉरेंस जो है वो किसका था? एजीजी। ठीक है, तो याद रखना, राजपुताना एजेंसी का। ठीक है, एक एजेंसी गठित की गई, एक मुख्यालय बनाया गया राजपुताना एजेंसी के नाम से, एक संस्था बनाई गई। ठीक है, और इसका मुखिया जो है एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, और वो था पैट्रिक लॉरेंस। देखो, अब राजस्थान में अगर बात की जाए, तो राजस्थान में थी राजपुताना
एजेंसी। राजपूताना एजेंसी की अगर बात की जाए तो याद रखना इसकी स्थापना जो की गई वो 1817 में की गई। कब की गई? 1817 में की गई। और इसने कब तक कार्य किया? तो 1948 तक कार्य किया, मतलब आजादी के बाद तक। आजादी के बाद तक कार्य किया, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1817 में, ठीक है, इसका गठन किया गया और आजादी के बाद तक इसने कार्य किया। इसका मुख्यालय जो बनाया गया राजस्थान में, तो राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ था? तो राजस्थान में इसका मुख्यालय जो था वो याद रखना, राजस्थान में इसका मुख्यालय है अजमेर था। और अजमेर में जो मुख्यालय बनाया गया वो याद रखना 1832 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1832 में बनाया गया। तो राजस्थान में इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया और अजमेर में जो मुख्यालय बनाया गया वो 1832 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1832 में बनाया गया था, ठीक है। जबकि इसका दूसरा जो मुख्यालय बनाया गया, सेकंड, वो बनाया गया माउंट आबू। और माउंट आबू जो मुख्यालय बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो याद रखना 1845 में। अब अजमेर में राजस्थान के बीच में है लगभग, ठीक है, तो राजस्थान के बीच में है, तो कहते हैं कि बीच में होने का गर्मी ज्यादा थी राजस्थान में, अंग्रेजों को इतनी गर्मी पसंद नहीं थी। अब पसंद होगी भी कैसे, ठंडे इलाकों से आया हुआ बंदा है, ठीक है, गोरी चमड़ी का बंदा है, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ गोवा में उल्टे पड़े रहते हैं, ठीक है, कि अपने मेलानिन नामक हार्मोन को सक्रिय करने के लिए, जिससे इनको स्किन कैंसर ना हो। उस समय गोरी चमड़ी हो के अपनी होशियारी दिखा रहे थे कि हम गोरी चमड़ी वाले हैं, हम तुम्हें आजाद कराने आए हैं, हम ही, ठीक है, भगवान के दूत हैं जो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे। ऐसे कुछ इनके वाक्यांश थे कि अपने आप को भगवान से तुलना करते थे। अब इनसे धूप सहन नहीं हो रही है, माउंट आबू भगना पड़ा इनको, ठीक है। तो 1845 में इन्होंने मुख्यालय जो बनाया 32 के बाद, वो कहाँ बनाया? माउंट आबू में। तो मतलब ग्रीष्मकालीन में तो इनका मुख्यालय माउंट आबू चला जाता था और जैसे सर्दी पड़ती थी वैसे ही अजमेर आ जाते थे, वैसे ये कहाँ आ जाते थे? अजमेर आ जाते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब 1832 में जब मुख्यालय बनाया गया, भले ही स्थापना कब हो गई इनकी? तो 1817 में हो गई राजपूताना एजेंसी की, लेकिन मुख्यालय अजमेर में 1832 में बना राजस्थान के अंदर। तो इसका मतलब पहला एजीजी भी 1832 में बना होगा। और पहला एजीजी जो बना, प्रथम एजीजी 1832 में, वो कौन बना? तो याद रखना मिस्टर लॉकेट। सबको गले में लॉकेट पहना दिए इसने, ठीक है। तो पहला एजीजी कौन बना? मिस्टर लॉकेट बना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो पहला एजीजी मिस्टर लॉकेट था। जबकि 1857 की क्रांति में कौन था? तो आपको बताना है 1857 की क्रांति में जो एजीजी था उसका नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस, या पैट्रिक लॉरेंस। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 1857 की क्रांति में पैट्रिक लॉरेंस था और वैसे कौन था? मिस्टर लॉकेट था। वैसे कौन था? मिस्टर लॉकेट था। कर लोगे? चले आगे, आ जाओ। देखो, अब इस राजपूताना एजेंसी जो थी, इस राजपूताना एजेंसी के भी अंडर में, या फिर एजेंट टू गवर्नर जनरल के अंडर में, या फिर एजेंट टू जो गवर्नर जनरल थे, इसके अंडर में कुछ उप विभाग भी बनाए गए। कुछ क्या बनाए गए? उप विभाग भी बनाए गए, ठीक है। या फिर पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त किए गए। उप विभागों में क्या नियुक्त किए गए? पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त किए गए। कुछ रेजिडेंसियों का निर्माण किया गया। कुछ किसका निर्माण किया गया? रेजिडेंसियों का निर्माण किया गया। अब रेजिडेंसी आ जाए, ठीक है, चाहे उप विभाग आ जाए, चाहे पॉलिटिकल एजेंट आ जाए, एक ही बात है, एक ही बात है। तो एजीजी के अंडर में या फिर राजपुताना एजेंसी के अंडर में, ठीक है, कुछ रेजिडेंसियों का गठन किया गया। लगभग कितनी रेजिडेंसियां थी? तो आपको बताना है। रेजिडेंसियों की संख्या जो थी वो मुख्यतः राजस्थान में कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। 8 रेजिडेंसियां कौन कौन सी थी? तो देखो थोड़ा सा समझना। एक रेजिडेंसी थी, उसका नाम था मेवाड़, मेवाड़ रेजिडेंसी। सेकंड अगर आपसे बात की जाए तो सेकंड जो रेजिडेंसी थी उसका नाम था मारवाड़।
एक रेजिडेंसी थी उसका नाम था जयपुर, एक थी आपके अलवर, एक थी आपके भरतपुर, एक थी आपके बीकानेर, एक थी आपके हाड़ौती, एक थी आपके कोटा झालावाड़, कोटा प्लस झालावाड़, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये 8, टोटल ये 8 रेजिडेंसियां थी 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी रेजिडेंसियां थी, तो आपको बताना है टोटल कितनी रेजिडेंसियां थी। 8 रेजिडेंसियां थी। सबसे पहले बात की जाए मेवाड़ रेजिडेंसी, इसकी स्थापना जो की गई ना वो लगभग 1818 में की गई है। ठीक है, 1818 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जो था, इसका मुख्यालय पहले तो बनाया गया नीमच में, किंतु बाद में इसका मुख्यालय नीमच के स्थान पे कहां बना दिया गया, उदयपुर में बना दिया गया। इस रेजिडेंसी की अगर बात की जाए तो इस रेजिडेंसी को, ठीक है, याद रखना कुछ किताबों में तो ये लिखा हुआ 19 तोपों की सलामी दी जाती थी और कुछ में लिखा हुआ है 21 तोपों की, मतलब सर्वाधिक सलामियां जो है वो मेवाड़ रेजिडेंसी को दी जाती थी, चाहे वो 19 आए चाहे 21 आए। अब इसमें किताब ही कंफ्यूज है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ में 19 लिखा हुआ है, कुछ में 21 लिखा हुआ है, बस ये ध्यान रखना सर्वाधिक मेवाड़ को दी जाती थी। अच्छा, खास विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो उस समय मेवाड़ 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो उस समय मेवाड़ रेजिडेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ का शासक जो था वो कौन था? तो शासक अगर पूछे तो स्वरूप सिंह था, बता चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। जबकि आपसे पूछ ले, ठीक है, कि यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो याद रखना सावर्स था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स था। जबकि शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। इस रेजिडेंसी के अंडर में देखो डूंगरपुर आती थी रेजिडेंसी, मतलब डूंगरपुर रियासत आती थी, बांसवाड़ा रियासत आती थी, प्रतापगढ़ रियासत आती थी और एक ठिकाना आता था, इसका नाम था कुशलगढ़। जिसका नाम क्या था? कुशलगढ़। मतलब मेवाड़ रेजिडेंसी के अंडर में, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रियासतें आती थी और एक ठिकाना आता था, उसका नाम क्या था? कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है, तो याद रखना मेवाड़ रेजिडेंसी सबसे पुरानी रेजिडेंसी 1818 में गठित हुई थी। इसका पहले मुख्यालय नीमच बनाया गया था, बाद में इसका मुख्यालय उदयपुर को बनाया गया। बाद में किसको बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। आपको याद रखना है, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सावर्स था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति में कौन था? तो सावर्स था। और आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी रियासतें आती थी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आती थी, जबकि एक ठिकाना कुशलगढ़ आता था। इन तीनों रियासतों को अगर बात की जाए तो 15 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि मेवाड़ रियासत की अगर बात की जाए तो इसे 19 या फिर 21 तोपों की सर्वाधिक सलामियां दी जाती थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसी प्रकार मारवाड़ की अगर बात की जाए तो मारवाड़ रेजिडेंसी की, तो याद रखना, ठीक है, इसका शासक जो था वो कौन था? तो शासक था तख्त सिंह। जबकि पॉलिटिकल एजेंट जो था वो मेक मोशन था। ये कई बार पूछा जा चुका है, मेक मोशन को याद रख लेना। हम आगे जब युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है, चेलावास का युद्ध, चेलावास के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा मेक मोशन की गर्दन को काट के आहुआ के किले पर बाहर दरवाजे पे लटका दिया जाता है। ये वही मेक मोशन है जो 1857 की क्रांति में मारा भी जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना तख्त सिंह और मेक मोशन, तख्त सिंह और मेक मोशन। मारवाड़ रियासत की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसे कितने तोपों की सलामी दी जाती थी? तो याद रखना इसे, ठीक है, 17 तोपों की या फिर 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। मेन आपके 17 तोपों की। हाँ, खास विशेषता क्या रही है? तो याद रखना इसके अंडर में कौन कौन सी रियासतें आती थी? तो इसके अंदर में जैसे एक रियासत आती थी उसका नाम है सिरोही, और सिरोही रियासत की अगर बात की जाए तो इसका भी अलग से एक पॉलिटिकल एजेंट था,
ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो याद रखना, ठीक है, जे डी होल। जे डी होल जो है इसका पॉलिटिकल एजेंट था सिरोही का, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे प्रशासन इनके द्वारा चलाया जा रहा है, ये वही पॉलिटिकल एजेंट है जो सहायक संधियों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे, जो आश्रित पाठक के संधि में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। बाद में पॉलिटिकल एजेंट की उस समय नियुक्ति के समय इनकी मुख्य विशेषता ये रही कि ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जैसे डलहौजी आता है तो नीति लगाता है राज्य विलय की नीति, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चालू हो जाता है इनका। गौर निषेध प्रथा के तहत पूरे के पूरे रियासती हड़प लिए इन लोगों ने, और ये 1857 की क्रांति के इसलिए मुख्य कारण रहे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप लोग। ठीक है, तो सिरोही में कौन था, जेडी होल था। ठीक है, मारवाड़ में कौन था, मेक मोशन था। तख्त सिंह शासक था। सिरोही का मैं बता चुका हूं शासक कौन था, तो शिव सिंह था। ठीक है, और आपके अगर पूछ ले मेवाड़ में, तो मेवाड़ में स्वरूप सिंह तो शासक थे, जबकि सावर्स क्या था, तो सावर्स पॉलिटिकल एजेंट था। जयपुर रियासत की, जयपुर में अगर बात करें रेजिडेंसी की स्थापना तो 1921 में हुई है, ये याद रख लेना। थोड़ा सा पूछे जाने की संभावना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ले। ठीक है, भरोसा नहीं है आरपीएससी का। भाई देखो, अधीनस्थ बोर्ड तो पूछे ना पूछे, लेकिन आरपीएससी का भरोसा नहीं है, वो पूछ लेगी इनमें से कौन सा कथन सत्य है इन मामलों में, और दे देगी ये कथन कि जयपुर रेजिडेंसी की स्थापना 1921 में हुई है, सॉरी 1821 में हुई है, 1921 नहीं 1821 में। वहां तो सही है ना, 1818, हाँ ठीक है, तो 1821 में हुई है, दे देगा। तो इसलिए थोड़ा सा याद रख लेना, जयपुर की रेजिडेंसी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1821 में हुई है, पहला। ठीक है, अच्छा बात की जाए तो इस रियासत में कौन सी रियासत इसके अधीन आती थी, किशनगढ़। किशनगढ़ रियासत इसके अधीन आती थी, और इसका शासक जो था वो कौन था, तख्त सिंह था। शासक कौन था, तख्त सिंह, सॉरी तख्त सिंह नहीं, राम सिंह। शासक जो था वो कौन था, शासक राम सिंह था, राम सिंह सेकंड, जिसे केसर है हिंद की उपाधि दी गई थी बाद में, ये वही राम सिंह सेकंड है। ठीक है, एक थोड़ा सा यहाँ पे याद रखो, तो यहाँ भी एक पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, विलियम ईडन। तो विलियम ईडन जो है यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था जयपुर का, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, अलवर, इसका मुख्यालय अलवर में था, बस इतना ही याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, भरतपुर, मुख्यालय भरतपुर में था, लेकिन भरतपुर में एक पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मोरिसन। जिसका नाम क्या था, मोरिसन, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, बीकानेर रियासत, ठीक है, बीकानेर में इसका मुख्यालय था। ठीक है, ज्यादा इतना याद करने की जरूरत नहीं है। हाड़ौती रियासत, हाड़ौती रियासत में याद रखना, ठीक है, एक तो बूंदी रियासत आती थी, बूंदी के साथ टोक आती थी, और टोक के अलावा अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना शाहपुरा। कौन सी रियासत आती थी, शाहपुरा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कोटा झालावाड़ में कोटा झालावाड़ रियासत थी। ठीक है, और उस समय अगर बात की जाए तो कोटा का शासक तो राम सिंह था। ठीक है, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट भी था जिसका नाम था कर्नल बर्टन, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कर्नल बर्टन। कुल मिला के इस प्रकार प्रशासन चलाया जा रहा था। कुल मिला के इस प्रकार क्या चलाया जा रहा था, प्रशासन। एक बार वापस से शॉर्ट में देखते हैं हम। ठीक है, शॉर्ट में सबसे पहले ब्रिटेन, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री पॉमर्सन था, ये लो। ठीक है, और महारानी कौन थी, महारानी उस समय कौन थी, विक्टोरिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ ले, ठीक है, कि भाई भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बताना है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इनका मुख्य सेनापति कौन था, तो सेनापति आपको बताना है, सेनापति था कैंपवेल, कैंपवेल। आपसे पूछ ले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, तो कोलविन था। ठीक है, इसका मुख्यालय आगरा था। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना पैट्रिक लॉरेंस था।
ठीक है, आपसे पूछ ले इसके अंडर में बोले पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, तो जैसे आपसे पूछ ले मारवाड़ में कौन था, ठीक है, तो मैकमोहन था। इसी प्रकार आपसे पूछ ले मेवाड़ में, तो मेवाड़ में कौन था आपके, सावर्स था। आपसे पूछ ले जयपुर में, तो जयपुर में ईडन था, विलियम ईडन। आपसे पूछ ले सिरोही में, तो जेडी हॉल था। आपसे पूछ ले सिरोही के बाद भरतपुर, तो भरतपुर में मॉरिसन था। आपसे पूछ ले कोटा में, तो कोटा में बर्टन था। कोटा में कौन था, बर्टन था। इसी प्रकार अजमेर, अब अजमेर तो कमिश्नरी प्रांत था, और अजमेर जो कमिश्नरी प्रांत था उसमें, ठीक है, एजीजी नहीं था उस समय। अगर बात की जाए अजमेर कमिश्नरी प्रांत का मुखिया जो है, ठीक है, वो याद रखना डिक्सन था, जिसने ब्यावर बसाया था, ब्यावर बसाया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कर्नल डिक्सन जो है, ठीक है, वो अजमेर के कमिश्नरी प्रांत के मुखिया हुआ करते थे, कमिश्नर हुआ करते थे, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कर्नल डिक्सन जिन्होंने ब्यावर बसाया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे। इस प्रकार से ये पूरी कार्यविधि थी। ठीक है, अब आपके पूछ ले एजीजी, तो ये राजपूताना एजेंसी का होता था, इसका मुख्यालय राजपूताना एजेंसी कहलाती थी। ठीक है, 1817 में गठित की गई थी, 1948 तक चली थी लगभग। ठीक है, 32 में कार्यालय नियुक्त किया गया इनका अजमेर में, और उसी समय मिस्टर लॉकेट को बनाया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट या फिर राजपूताना एजेंसी के अंडर में, ठीक है, 8 उपभाग या फिर, ठीक है, रेजिडेंसिया थी। अब 8 कौन कौन सी थी तो बता चुका हूं मैं। मेवाड़ थी, ठीक है, मारवाड़ थी, जयपुर थी, सिरोही थी, भरतपुर थी, कोटा थी। ठीक है, कोटा झालावाड़। इसके अलावा, ठीक है, अलवर, अलवर के अलावा बीकानेर, अलवर के अलावा बीकानेर थी। ठीक है, तो ये कुछ रेजिडेंसिया थी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो खास विशेषताएं क्या है। ये पॉलिटिकल एजेंट हो गए और इधर एजीजी हो गया। अब मैंने आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सहायक संधियों के तहत एक शर्त और थी। बोला शर्त ये थी कि हम कुछ सैनिक टुकड़ियों का निर्माण करेंगे, हम कुछ सैनिक टुकड़ियां रखेंगे आपकी रक्षा के लिए, कि कभी किसी ने आक्रमण किया, राजाओं को हम संरक्षण दे रहे हैं, अगर किसी ने आक्रमण किया तो हम उनकी क्या कर सके, रक्षा कर सके, उसके लिए सैनिक टुकड़ियों का गठन करेंगे। तो ये जो एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये जो पीए थे पॉलिटिकल एजेंट, इनके अंडर में राजस्थान में कुछ सैनिक टुकड़ियों का भी विकास किया गया। अब सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी वो एक बार देख लो। ठीक है, तो कुछ सैनिक टुकड़ियों का विकास किया गया, और सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी तो देखो, सबसे पहले एक सैनिक टुकड़ी थी, उसका नाम था मेर, मेर रेजिमेंट बोल दो इसको। एक थी मारवाड़, सॉरी मारवाड़ क्या, मेरवाड़ा। एक थी मेरवाड़ा बटालियन, बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन। इसी प्रकार एक थी आपकी शेखावटी ब्रिगेड, शेखावटी ब्रिगेड। एक आपकी थी जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन। और एक थी मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, अर्थात एमबीसी, मेवाड़ भील कोर। ये कुछ सैनिक टुकड़ियां थी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन सैनिक टुकड़ियों की स्थापना कब की गई। इन सैनिक टुकड़ियों की स्थापना कब की गई, तो देखो स्थापना देखते हैं। सबसे पहले स्थापना की अगर बात की जाए
तो मेर रेजिमेंट जो है और मेरवाड़ बटालियन, इन दोनों की स्थापना तो की गई 1822 में। इसी प्रकार शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई लगभग 1834 में। 1835 में 1835 में जोधपुर लीजन की स्थापना की गई, जबकि मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841-42 में की गई। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841-42 में की गई, ठीक है। याद रखना जोधपुर लीजन के 1835 में की गई, शेखावटी ब्रिगेड के 1834 में की गई, जबकि मेरवाड़ा बटालियन और मेर रेजिमेंट इन दोनों की स्थापना 1822 में की गई। अब एक देखते हैं इनका मुख्यालय कहाँ था। मुख्यालय देखो, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। सबसे पहले मेर रेजिमेंट का अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसका मुख्यालय मेर वाले का तो कहाँ था, तो मेर रेजिमेंट का मुख्यालय था ब्यावर, जबकि मेरवाड़ा का था नसीराबाद। नसीराबाद, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। शेखावटी का था झुंझुनू। जोधपुर का था एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा जो कि पाली में पड़ता था। और मेवाड़ भीलकोर का था आपके खेरवाड़ा उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो याद रखना मेर का था ब्यावर, मेरवाड़ा का था नसीराबाद, शेखावटी ब्रिगेड का था झुंझुनू, जोधपुर का था एरिनपुरा पाली और मेवाड़ भीलकोर का खेरवाड़ा उदयपुर। ये खेरवाड़ा उदयपुर है, ये दिख रहा है क्या, देख लेना एक बार। खेरवाड़ा उदयपुर है ना। एक थोड़ा सा याद रखना, इनके अधिकारी कौन कौन थे। 1857 की क्रांति हुई और उसमें इनके अधिकारी कौन थे, ठीक है। तो देखो कार्माइल स्मिथ जो थे, कार्माइल स्मिथ ये मेर रेजिमेंट टुकड़ी का अधिकारी था, जबकि कर्नल हॉपकिंस जो था, कर्नल हॉपकिंस ये आपके मेरवाड़ा बटालियन का मुख्य अधिकारी था। शेखावटी ब्रिगेड की बात की जाए तो याद रखना हेनरी फॉरेस्टर जो है ये आपके शेखावटी ब्रिगेड के मुख्य अधिकारी थे, ठीक है। तो शेखावटी ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो आपको बताना है हेनरी फॉरेस्टर। जबकि आपके जोधपुर लीजन के पूछा जाए तो याद रखना कैप्टन हिटकोट, कैप्टन हिटकोट थे। और आपसे पूछ लिया जाए मेवाड़ भीलकोर का तो विलियम हंटर, विलियम हंटर इनके मुख्य अधिकारी थे, ठीक है। अब देखो यहां से कैप्टन हिटकोट तो याद ही रख लेना, क्योंकि बिठौड़ा के युद्ध में कैप्टन हिटकोट मारा गया था आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के, ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूँ सारे ही याद कर लो, ठीक है, बहुत जरूरी है अब तो याद करना, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, अधिकारी कार्माइल स्मिथ था, ठीक है। मेरवाड़ा में कर्नल हॉपकिंस था, शेखावटी ब्रिगेड में हेनरी फॉरेस्टर था, जोधपुर में कैप्टन हिटकोट था और मेवाड़ा भीलकोर में विलियम हंटर था, मेवाड़ा भीलकोर में विलियम हंटर था। तो ये थोड़े से मुख्य अधिकारी थे, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कि जो शेखावटी ब्रिगेड थी, अब जो सैनिक टुकड़ी रहेगा इसका, ठीक है, राजस्व या इसका वेतनमान जो उठाएगा वो रियासत उठाएगी। तो यह इसका वेतनमान किसके द्वारा दिया जाता था, तो शेखावटी ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो इसका वेतनमान, ठीक है, जो शेखावटी है तो जयपुर रियासत के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। जोधपुर है तो जोधपुर रियासत के द्वारा दिया जाता था, और ये उदयपुर रियासत के द्वारा दिया जाता था। यहाँ कोई रियासत थी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना। इन तीनों की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर रियासत के द्वारा इनका वेतनमान दिया जाता था, इनका राजस्व दिया जाता था। एक थोड़ा सा
मेवाड़ भील कोर के बारे में एक और बात याद करो तो थोड़ा सा ये याद रख लो। ये एक व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे, जिनका नाम था आउटड्रम। आउटड्रम के द्वारा 1836 से 38 में एमबीसी मतलब मेवाड़ भील कोर के गठन की बात की गई, और इन्हीं के कहने पर मेवाड़ के शासक सरदार सिंह के द्वारा लगभग 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। तो सरदार सिंह के द्वारा की गई थी, और किसके कहने पर की गई थी, तो याद रखना आउटड्रम के कहने पर। किसके कहने पर? आउटड्रम के कहने पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ सैनिक टुकड़ियां थी 1857 के क्रांति में, ठीक है। तो कब कब स्थापना हुई है, कौन कौन से मुख्यालय, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इन दोनों की 1822 में हो गई, मेर और मेरवाड़ा की, ठीक है। शेखावटी की 34 में हो गई, आपके जोधपुर लीजन की 35 में हो गई, मेवाड़ भिलकोर की 41-42 में हो गई। इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ थे, तो ब्यावर, नसीरा, ये छावनियां ही तो थी, ब्यावर और नसीराबाद, ठीक है। इधर इसका मुख्यालय झुंझुनू में था, इधर ये छावनी थी अरिनपुरा में, ये खेरवाड़ा छावनी थी आपके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका मुख्यालय कहाँ है यहाँ पे। मुख्य अधिकारी याद रख लेना, इसमें कार्माइल स्मिथ है, इसमें हॉपकिंस है, इसमें फॉरेस्टर है, इसमें हिटकोट है, और इसमें हंटर है। तो हंटर, हिटकोट, ठीक है। देखो हेनरी, हॉपकिंस, आधे तो चार तो है सही है, हॉपकिंस, हेनरी, हिटकोट और हंटर, ऐसे याद कर लो, तो याद तो करना पड़ेगा। और इसमें कार्माइल स्मिथ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। 6 सैनिक छावनियां भी थी, कितनी? 6। तो 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी है, ये थोड़ा सा देख लो। एक सैनिक छावनी है नसीराबाद, एक आपके ब्यावर हो गई, एक हो गई देवली जो कि टोक में थी, एक आपके हो गई नीमच, एक एरिनपुरा, और एक खेरवाड़ा। अब ये कहाँ कहाँ थी, तो देखो नसीराबाद और ब्यावर तो अजमेर, देवली आपके टोक में थी, नीमच आपके उदयपुर रियासत में आती थी उस समय, उदयपुर रियासत में आती थी, लेकिन वर्तमान पूछे तो वर्तमान एमपी, वर्तमान में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। एरिनपुरा आपके पाली में था, खेरवाड़ा आपके उदयपुर में था, हालांकि आता जोधपुर रियासत के दिन था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नसीराबाद की अगर बात की जाए तो याद रखना, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है डेविड ऑक्टलोनी। डेविड ऑक्टलोनी के द्वारा नसीराबाद की स्थापना की गई। तो नसीराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो डेविड ऑक्टलोनी के द्वारा की गई है, ठीक है। तो याद रखना, डेविड ऑक्टलोनी को एक खिताब दिया गया, नासिरुद्दौला। कौन सा खिताब, तो खिताब का नाम आपसे पूछ ले तो नासिरुद्दौला, नासिरुद्दौला का खिताब दिया गया, और इसी अपने खिताब के नाम से इसने एक छावनी बनाई, इसका नाम नसीराबाद रखा गया, ठीक है। तो नासिरुद्दौला या नसीरुद्दौला जो भी आ जाए एक ही बात है, तो इसी के नाम से नसीराबाद नाम रख दिया गया, ठीक है। तो नसीराबाद नाम रखा गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट इसी की है 20 मई 1818 में। तो नसीराबाद छावनी की स्थापना 20 मई 1818 में की गई थी। कब की गई थी, 20 मई 1818 में की गई थी, यहीं से, ठीक है। राजस्थान में 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई है, क्रांति की शुरुआत राजस्थान में यहीं से हुई है, तो ये याद रख लेना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सेकंड याद रख लेना, सबसे बड़ी छावनी थी ये, राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी यही थी नसीराबाद, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। ब्यावर की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1823 में की गई है, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है,
कब की गई? 1823 में। ठीक है। हेनरी वॉल, हेनरी हॉल नामक एक व्यक्ति था। हेनरी हॉल के द्वारा 1823 में ब्यावर की स्थापना की गई। ठीक है, तो ब्यावर छावनी की स्थापना की गई। सॉरी, ब्यावर की स्थापना तो डिक्सन के द्वारा की गई थी, पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है, लेकिन ब्यावर छावनी की स्थापना हेनरी हॉल के द्वारा की गई 1823 में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इन दो का ही बताए हुए ज्यादा, बाकी किसी का पूछा नहीं गया है। बाकी देवली, नीमच, एरिनपुरा, टोक, ये सारी की सारी छावनियां जो है वो याद रखना। इनका लगभग 1818 के निकट इनकी स्थापना हुई है सभी का, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक थोड़ा सा ये याद रखना, देवली जो छावनी थी वो सबसे छोटी छावनी थी। सबसे बड़ी नसीराबाद थी और सबसे छोटी कौन सी थी? देवली थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नीमच एकमात्र ऐसी छावनी थी जिसका मुख्यालय राजस्थान से बाहर है। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान से बाहर। एकमात्र छावनी जिसका मुख्यालय राजस्थान से बाहर था, वो कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी छावनी है। नीमच है। इसी प्रकार याद रखना, आपके दो ऐसी छावनियां हैं जहां 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ। एक छावनी है ब्यावर और एक छावनी आपके खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा। ये दो ऐसी छावनियां हैं जहां विद्रोह ही नहीं हुआ 1857 की क्रांति का। मतलब 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ है ना, वो राजस्थान की 6 में से 4 छावनियों में हुआ है। 4 छावनियां कौन कौन सी है? नसीराबाद, ब्यावर, देवली, सॉरी नसीराबाद, देवली, आपके नीमच और एरिनपुरा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये भी याद रख लो, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ, तो राजस्थान में भी यहीं से स्टार्ट हुआ सबसे पहले विद्रोह। कब हुआ? तो 28 मई 1857 को। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो। ठीक है, देवली में हुआ 10 जून 1857 को। नीमच में हुआ 3 जून 1857 और 12 जून 1857, 2 बार हुआ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, मेन है 3 जून 1857 को नीमच में। ठीक है, और एरिनपुरा में हुआ आपके 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को। तो ये थोड़ी सी डेट याद रख लो, ये चारों डेट इंपॉर्टेंट है। नसीराबाद में पूछ लिया जाए तो 28 मई को हुआ। आपके ब्यावर में तो हुआ ही नहीं। ठीक है, देवली में आपके 10 जून को हुआ, नीमच में 3 जून को हुआ, एरिनपुरा में 21 अगस्त को हुआ, और खेरवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ। इस प्रकार अगर बात की जाए तो छावनियां, सैनिक टुकड़ियां, पॉलिटिकल एजेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेनापति, कर्नल डिक्सन जो कि अजमेर के कमिश्नर थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल, इन सभी के द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा था। और इस प्रकार से पूरा प्रशासन बटा हुआ था 1857 की क्रांति में। आगे का जो है वीडियो बड़ी हो गई होगी, इसलिए आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।